नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ये हमारा क्लास 6 का सोशल साइंस का जो पेपर है ये एक प्रैक्टिस पेपर है। तो इस प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से आप बच्चों को सोशल साइंस का जो पेपर होगा आपका 17 मार्च को, उस पेपर की प्रैक्टिस की करवाई जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जब बच्चे इस पेपर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसी तरीके से, इसी पैटर्न के आधार पर आपका 17 तारीख का जो पेपर है वो होगा। तो ज़्यादातर पेपर का जो पैटर्न होगा वो इसी प्रैक्टिस पेपर के आधार पर है। तो इसीलिए वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो जैसा मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिस पेपर है। तो इस प्रैक्टिस पेपर में देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, और ये 60 नंबर का है, 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो ये सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। तो सीधा हम प्रश्नों पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा गया है, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना और उन्हें हीन समझना क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखते हैं। अथवा में एक और प्रश्न है, कहता है जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या, उस धारणा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बी, रूढ़िवादी धारणा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड कहता है धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो सही है आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न धर्मों और विश्वास के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और उसके पालन करने की स्वतंत्रता है धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ। ठीक है, तो जो सेकंड है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे प्रश्न पर कहते हैं ग्राम सभा में एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी डैश की सभा होती है। सभी किसकी सभा होती है? सभी वयस्कों की सभा होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट आगे कहता है अथवा में कहता है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र डैश या इससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो उसकी एज कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, 18 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है पंचायत सचिव की नियुक्ति डैश के द्वारा होती है। तो इसको जो सही जवाब है वह है सी, गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा पंचायत सचिव को नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है अथवा में सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो ये है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी ऑप्शन नंबर ए, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट कहता है आगे सामान्यतः एक महीने में आप कितनी बार पूर्णिमा वाले पूरे चांद को देख सकते हैं? तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे कहता है ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग डैश है, कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 1/4। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है, 1/4। आगे अथवा में पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 27 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 27 दिन में। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। आगे देखिए, आगे कहता है अगले प्रश्न में खाद्य संग्राहकों के औजार बने होते हैं किसके? तो ये पत्थर के भी होते थे, ये लकड़ी के भी होते थे और हड्डी के भी होते। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 9वें का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे कहता है आज से 20 लाख साल पहले जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि
के आधार पर किस नाम से जाना गया है? तो वो कौन से थे? वो थे अखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो इन्हें किस नाम से जाना गया है? अखेटक खाद्य संग्राहक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे कहता है अखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? देखिए, पहला ऑप्शन कहता है एक स्थान पर लोग सभी संसाधनों को समाप्त होने पर, दूसरा मौसमी फल और पौधों की तलाश में। तो दोनों ही सही है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे कहता है अखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते थे? तो आग का इस्तेमाल ये किसके लिए करते थे? आग का इस्तेमाल ये प्रकाश के लिए भी करते थे, मांस भूनने के लिए भी करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी करते थे। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब आगे प्रश्न नंबर दो में पूछा गया है पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को। तो चलते हैं इसके उत्तर पे। तो ये आप देख पा रहे हैं उत्तर, कहते हैं जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न जो है अथवा में पूछा गया है, अथवा में कहता है ध्रुव तारे की सहायता से आप रात के समय दिशाओं का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो चलते हैं इसके उत्तर पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये है उत्तर। तो कहता है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव तारा जो है ये किस दिशा को बताता है? ये उत्तर की दिशा को बताता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, तो ध्रुव तारे की एक खासियत क्या है? ये आसमान में एक ही दिशा पर रहता है और ये कौन सी दिशा को बताता है? ये उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं इसके उत्तर को, चलते हैं इसके उत्तर पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो इसमें देखिए आप यहाँ पे लिखा है जैसे पृथ्वी जो है ये क्या है? ये पृथ्वी जो है ये कैसे घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बताया गया है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी 4 गुना में 15 गुना 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो ग्रीनविच है वहाँ पर ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच कहाँ है? ये पश्चिम की तरफ है और भारत किस तरफ है? भारत जो है ये किस तरफ है? ये पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो जब अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच के टाइम के हिसाब से देखें तो अगर वहाँ 12 बज रहे हैं तो भारत में कितना समय होगा? भारत में 5:30 बज रहे होंगे शाम के। ठीक है, क्योंकि पूर्व की दिशा का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है पश्चिम के मुकाबले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए अगर लंदन में अगर हम बात करें, लंदन में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में उस समय शाम के 5:30 बजेंगे, क्योंकि भारत का समय जो है वो लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर क्यों रहते थे? क्योंकि एक ही स्थान पर अगर वो रहेंगे तो क्या करेंगे? वो अपने लिए गेहूँ जो और धान की खेती जो है वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा उनको क्या होगा? वो अनाज जो है एक बड़े क्षेत्र में अनाज को उगा पाएंगे। ठीक है, उस अनाज को वो आगे बेच सकेंगे
और अपने लिए क्या कर सकेंगे, अपने लिए वो भोजन की व्यवस्था कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अनाज को उगा सकेंगे, अनाज को जो है अपने भोजन के लिए उनको मिल सकेगा, और साथ ही साथ वो अनाज को दूसरों को बेच सकेंगे जब अनाज पककर तैयार हो जाएगा। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं जब किसान एक ही जगह पर रहकर खेती करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ही जगह पर रहकर खेती करने से किसान को काफ़ी लाभ होता है। ठीक है, तो क्योंकि उसको एक बड़ा सा क्षेत्र मिल जाता है जिस क्षेत्र पर वो अपने जानवरों को पाल सकता है, अपने लिए खेती कर सकता है, और उस खेती से वो अपने परिवार का उपभोग करेगा, और साथ ही साथ जो अधिशेष होगा उसको बाज़ार में वो बेच भी सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कहता है कृषकों पशुपालकों का जीवन अकेठा खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था। ठीक है, तो हमें किसानों और पशुपालकों का जीवन बताना है कि अकेठा खाद्य संग्राहकों से कैसे भिन्न था। तो देखिए, अकेठा खाद्य संग्राहक जो है ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन कृषक जो है, पशुपालक जो थे ये क्या करते थे, ये केवल एक ही स्थान पर रहकर जो है वो जो है एक ही स्थान पर रहते थे। अकेठा खाद्य संग्राहक जो है ये जानवरों को मारते थे और उनका शिकार करते थे, लेकिन कृषक पशुपालक जो है इन्होंने जानवरों को ना मारकर उनको क्या किया, उनको पालतू बनाया। ठीक है, जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया। ठीक है, तो एक तरीके से जब जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया तो जानवर इनके काम आने लगे, क्योंकि उसी जानवरों को इन्होंने उन जानवरों के उत्पादों को आगे दूसरे लोगों तक बेचना शुरू किया। तो एक तरीके से जो कृषक पशुपालक थे इनका जीवन क्या हो गया, इनका जीवन स्थायी हो गया। ठीक है, लेकिन अकेठा खाद्य संग्राहक जो है ये स्थायी नहीं थे, ये कभी एक जगह पर रहते थे, जब वहाँ के संसाधनों को ये समाप्त करते थे तो फिर ये दूसरी जगह मूव करते थे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ये घूमते रहते थे खाने और पानी की तलाश में, और अपने खाने को क्या करते थे, ये स्टोर करते थे। लेकिन कृषक पशुपालक जो है ये एक ही जगह पर रहकर खेती करते थे, एक ही जगह पर रहकर इनके घर जो हैं ये बना लेते थे, और वहीं पर ये अपने जानवरों को पाला करते थे, जिसकी वजह से इनका जीवन जो है वो स्थायी हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे सेक्शन सी में पूछा गया प्रश्न नंबर 6, कहता है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो पृथ्वी के अगर हम ताप कटिबंधों की बात करते हैं तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं। चलिए देखते हैं इन तीनों को। ये आप देख पा रहे हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो देखिए, पहला जो कटिबंध है पृथ्वी का, इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये उष्ण कटिबंध जो है यहाँ पर सबसे अधिक सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये उष्ण कटिबंध जो है कर्क और मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी पूरे साल सीधी पड़ती है, और यहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत गर्म रहता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो कटिबंध आता है वो शीतोष्ण कटिबंध आता है, जो ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होता है। यहाँ का जो तापमान होता है वो सम होता है। ठीक है, जहाँ ना अधिक जो है गर्मी और ना अधिक ठंड होती है, तो हम इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध जो है ये दूसरा कटिबंध है पृथ्वी के ताप कटिबंधों में। और तीसरा कटिबंध आप यहाँ देख पा रहे हैं जिसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। ये बहुत ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, और ये जो है ये उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो है क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त के जो बीच का क्षेत्र है इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, और ये बहुत ठंडा रहता है। यहाँ पर बहुत बड़ी जो है मात्रा में काफ़ी ठंड पड़ती है, और सूर्य की रोशनी जो है यहाँ तिरछी पहुँचती है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी ठंड और बर्फबारी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। तो पृथ्वी के कटिबंधों को हम 3 भागों में बांटते हैं, पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और फिर तीसरा शीत कटिबंध। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न है अथवा में प्रश्न पूछा गया है, प्रमुख यमोत्तर से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं इसके उत्तर पर, देखते हैं इसके उत्तर। तो ये देखिए इसके उत्तर को, कहता है अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यमोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है, तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ से ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इसी यमोत्तर को मुख्य यमोत्तर रेखा कहा जाता है। और जो ये मुख्य यमोत्तर रेखा है ये कितने 0 डिग्री देशांतर पर होती है। इस मुख्य यमोत्तर रेखा, सपोज़ कीजिए जैसे ये मुख्य यमोत्तर रेखा है, ठीक है, ये मुख्य यमोत्तर रेखा है, तो इस मुख्य यमोत्तर रेखा के जो पश्चिम का समय है वो और जो पूर्व का समय है, तो इन दोनों समय में कितने 5.5 घंटे का अंतर
होगा। ठीक है, तो जो पूर्व का समय है ये पश्चिम के समय से 5.5 घंटे आगे होगा। अभी जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि भारत की अगर यहाँ लंदन है और लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत में क्या होगा, भारत में उस समय शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पूर्व का समय है वो पश्चिम के समय से 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है ग्राम सभा का क्या महत्व है, संक्षेप में बताइए। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेना चाहिए और क्यों? तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप इसका उत्तर। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा हो सकती है। उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, से वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख पा रहे हैं आप। आगे कहता है देखिए, कहता है एक ग्राम पंचायत में जो है कई वार्ड में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड का एक अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का क्या होता है? मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो पंच और सरपंच मिलकर जो है ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ग्राम पंचायत का क्या होता है? एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, इसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना है। जो भी चर्चा और निर्णय हो उसका रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है? सचिव का होता है। ठीक है, तो सचिव जो है ये एक तरीके से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में कड़ी का काम करता है। और इसकी नियुक्ति किसके माध्यम से होती है? इसकी नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हमें प्रश्न नंबर 8 में क्या एक गद्यांश दिया हुआ है, तो हमें उसको पढ़कर उनके उत्तरों को जो है ढूंढना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में दिया है लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। इस स्थिति में लड़के की टिप्पणी क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये है ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादी धारणा। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। सेकंड कहता है अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है लेकिन जो दूसरी भाषा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके से एक रूढ़िवादी धारणा है। ये है ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है भेदभाव तब नहीं होता जब, देखिए, लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो ये भी भेदभाव होता है। ठीक है, उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, ये भी भेदभाव है। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, तो ये भेदभाव नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है 8.3 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया कि क्या भेदभाव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है कि अगर लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उनको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, तो इसे हम भेदभाव नहीं कहते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अथवा में इनमें से कौन सा भेदभाव से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा भेदभाव संबंधित नहीं है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया है कि आपकी कक्षा में बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि वह गंदी है, तो ये भी भेदभाव हुआ। दूसरा कहता है कि किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है, तो ये भी भेदभाव है। किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर टिप्पणी करना, ये भी भेदभाव है। लड़के और लड़कियों ने एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला, ये भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि हमसे पूछा भी गया है कि कौन सा भेदभाव से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, यहाँ भी एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो सीधा हम प्रश्नों पे चलते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया अफसाना की माँ का कथन है कि उनकी 3 बहनें हैं फिर भी उसे काम करना है। ये क्या दिखलाता है? तो ये दिखलाता है क्या
ये दिखलाता है लिंग भेदभाव को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरीके से जो है अफसाना की माँ जो है वो एक तरीके से लिंग के आधार पर भेदभाव कर रही है। तो हम डायरेक्ट अगर प्रश्न पे बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा लिंग आधारित भेदभाव। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे कहता है ज़रीन के छोटे भाई ने क्यों कहा अम्मी आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हैं, वह मैदान पर इस तरह खेलते हुए अच्छी नहीं लगती। तो ये क्या है, ये है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ज़रीन एक लड़की है इसीलिए उसका भाई ऐसा सोचता है कि वो खेलते हुए मैदान पर अच्छी नहीं लगती। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहता है अफसाना की माँ सफाई के काम में अपने बेटे की मदद नहीं लेती क्योंकि वह एक लड़का है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों अफसाना की माँ ऐसा सोचती है कि काम जो है घर की साफ़ सफाई का वो लड़कियों का होता है, लड़कों का नहीं होता है, इसलिए उसकी माँ इस धारणा को अपने दिमाग में बिठाए हुए है। और इसका सही आंसर है क्योंकि वह एक लड़का है इसलिए उसकी माँ उससे घर की सफाई का काम नहीं करवाती। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी आगे शेयर कीजिए। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ देखिए कहता है हाई स्कूल के बाद सुनीता ने क्या किया। हाई स्कूल के बाद सुनीता ने क्या किया, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आप बच्चे पढ़ लीजिएगा इसको, पैराग्राफ को पढ़कर आपको सही जो है आप जज कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स पे टिक लगा रहा हूँ। तो 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सुनीता जो छोटी थी तो उसको क्या लगता था अच्छा लगता था, तो उसको अच्छा लगता था क्या, उसको अच्छा लगता था खेल और तैराकी, ठीक है। अगला सवाल कहता है सुनीता विलियम्स द्वारा बनाया गया नया रिकॉर्ड क्या है। इसके द्वारा बनाया गया सुनीता विलियम्स का नया रिकॉर्ड जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। कहता है प्रश्न नंबर 11 में इसका पहला सवाल 12 साल पहले घास खाने वाले जानवरों की संख्या क्यों बढ़ने लगी। क्योंकि 12 साल पहले दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव, तो इसीलिए बर्फ़ पिघलने के साथ जो है ये घास जो है ऊपर आ जाती थी और घास के मैदानों जो है ये धीरे धीरे विस्तारित होने लगे, मैदान बड़े बड़े मैदान घास के बनने लगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है शिकार करने वाले जानवरों के बारे में जानकारी जो है क्यों हासिल करने लगे। शिकार जो है करने वाले जानवरों के बारे में जानकारी क्यों हासिल करने लगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है देखिए, तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है ताकि लोग जो है इन जानवरों का शिकार कर सकें, ठीक है। क्योंकि इन जानवरों के बारे में जानकारी एकत्रित करना इसीलिए ज़रूरी हो गया ताकि लोग इन जानवरों का शिकार कर सकें। जो जंगली जानवर थे, जो बड़े बड़े जानवर थे जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, ठीक है, इनका लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। इसीलिए इनके बारे में शिकार करने से पहले जानकारी को इकट्ठा करते थे, ठीक है। अगला देखिए सवाल आगे पूछा है मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों बन गई। तो देखते हैं इसके उत्तर को। देखिए इसमें लिखा गया है मछली जो है भोजन का इस काल में मुख्य स्रोत बन गई। क्यों, क्योंकि मछली से क्या होता था, मछली से जो पौष्टिक आहार मिलता था वो पौष्टिक आहार जो है लोगों को के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता था। तो उस पौष्टिक आहार के कारण मछली को जो है भोजन का एक जो है महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, भोजन का एक महत्वपूर्ण आहार बन गई, ठीक है, ताकि लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके, ठीक है बच्चों। तो ये है प्रश्न नंबर 11 के उत्तर। अब आगे देखिए, आगे हमें मानचित्र दिया हुआ है तो यहाँ मानचित्र को देखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न दिया है हमें मानचित्र ए पर अंकित पुरास्थल ए की पहचान करनी है जहाँ गुफाएं और कंदराएं मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, तो ए की पहचान करनी है। तो देखते हैं हम मानचित्र को और पहचानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा ए, हमें इसे पहचानना है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये वहाँ है हमारा ए। तो चलते हैं इसके ऑप्शन पर, पहचानते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भीमबेटका, मेहरगढ़, बुरझोम और कुरनूल गुफाएं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द
राइट आंसर। ठीक है, तो जहाँ नक्शे में ए लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर आएगा भीमबेटका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे कहता है प्रश्न नंबर 2 में मानचित्र पर अंकित पुरास्थल बी को पहचानना है जहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो बी को पहचानेंगे कि बी पर कौन सी जगह है। ये देखिए, ये है हमारा बी। ठीक है, तो बी ये है हमारा। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस पे चलते हैं और उसकी आगे प्रश्न देखिए। इसमें बताया गया है हमसे, कहता है मानचित्र पर अंकित आरंभिक गांव डी की पहचानी जो गोदावरी के किनारे बसा हुआ था। तो देखते हैं गोदावरी के किनारे बसा हुआ था वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, इमाम गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं मानचित्र में। तो ये देखिए, ये है हमारा महाराष्ट्र और यहाँ हुआ दिया है डी। तो यहाँ पर क्या है, इमाम गांव। ठीक है, इमाम गांव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये हमने प्रश्न जो है मैप के कर लिए हैं। तो कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे 12.1 में पूछा गया है, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो कुर्नूल गुफा स्थित है, तो वो कहाँ पर है, वो है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है भारत के उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम जहाँ भीमबेटका है। तो भीमबेटका कहाँ पर पड़ती है, भीमबेटका की जो गुफा है ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद तीसरा है भारत के उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम जहाँ बुर्ज होम स्थित है। बुर्ज होम कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है 12.4 में देखिए, भारत के उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम जहाँ इनाम गांव स्थित है। तो इनाम गांव कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और बेटा दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस पेपर को आप पूरा कीजिएगा और आप देखेंगे कि जो 17 तारीख का एग्ज़ाम है आपका सोशल साइंस का, कई सारे प्रश्न जो है आप इस प्रैक्टिस पेपर से भी आप अपने फाइनल पेपर में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।